जयंती के अवसर पर ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और शब्द वेणु ये कार्यक्रम रमेश तिवारी जी की रचनाओं और व्यक्तित्व पे डॉक्टर सुशील राकेश के पास मैं माइक्रोफोन लेके जाना चाहूंगा। ये लिखा हुआ थोड़ा सा गलत है, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। और सर 2 मिनट दीजिएगा, इसको हम ठीक करते हैं। सर मैं इसको करेक्ट करता हूं, आपके सामने सामने ही करेक्ट कर देता हूं। हम इसके लिए माफी चाहेंगे। जो सूचना हमें मिली वो थोड़ा सा कहीं कुछ उसमें गलती हो गई, माफ कीजिएगा। नहीं, इसकी कोई बात नहीं। माफ कीजिएगा, आप इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जी। इसको मैंने रोमन में लिख दिया है सर, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं, नहीं लिखी जा रही तो आप कवि हैं, साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, विभागाध्यक्ष रहे अर्थशास्त्र के पीएसएम डिग्री कॉलेज कन्नौज। और मैं चाहूंगा माइक्रोफोन अब डॉक्टर सुशील राकेश के पास है। आप उनके बारे में जो कहना चाहें, उनके साथ बिताया हुआ अपना समय, उनकी कोई रचना सुनाना चाहें, ओवर टू यू सर। देखिए, एक बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है जी सर। जिसमें उनका जो मानवीकरण हुआ है, और मानवीकरण के बाद उन्होंने अध्यात्म की ओर अपने को ग्रहण कर। देखिए, इसमें भक्ति मेरी अपनी है, समस्त बहुत बड़ी बात है। ये मानवता का एक बहुत बड़ा पक्ष है। भक्त मेरी अपनी है किंतु समस्त शक्ति प्रोग्राम की है। ये अध्यात्म है कि उन्हें अपने को समर्पित कर दिया। इस छोटी सी लाइन, भक्ति मेरी अपनी है किंतु समस्त शक्ति प्रभु श्री राम की है। मैं इस मानवीकरण और उसके बाद आध्यात्मिककरण के ऋषि कवि श्री रमेश तिवारी जी बिराम जी को प्रणाम करता हूं। आपसे बताऊं कि मैं लगभग 1973 में जब मैं इलाहाबाद से पढ़ करके कन्नौज डिग्री कॉलेज में पहला कॉलेज खुला था यहाँ जिले में, तो मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ 73 में हो गया था। उसके बाद अक्सर चर्चा सुनते थे कि एक बिरान जी हैं, रमेश तिवारी जी हैं, जो सीधी में हिंदी के बहुत अच्छे कवि हैं और यहाँ के रहने वाले हैं। और ऐसे और बहुत से कवियों की चर्चा होती रही। मैं केवल बिराम जी का संदर्भ ले रहा हूँ, है तो बहुत सारा संदर्भ। तो मैं ये चाहता था कि केवल उन्हीं की चर्चा मैं करूं। तो ये लगभग हमारा ख्याल है कि 3 साल बाद या 2 साल बाद मेरे रहने के बाद बिराम जी की नियुक्ति हुई। और उस नियुक्ति के दौरान जीवन शुक्ल जी की भी नियुक्ति हुई। वो अंग्रेजी में आए, वो पहले आ गए थे, और रमेश तिवारी जी बिराम जो है वो हिंदी में आ गए थे। और एक कवि और थे हमारे साथ जो यही फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन इलाहाबाद में उन्होंने अपना सब बिताया। तो डॉक्टर अवधेश अवस्थी जी थे। ये सौभाग्य रहा पीएसएम का कि डॉक्टर अवधेश अवस्थी, डॉक्टर जीवन शुक्ल और रमेश तिवारी बिरान जी के बीच मेरा पदार्पण हुआ। मेरी उम्र केवल 27-28 साल की रही होगी। 26 साल में तो मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था। मैं उस समय जब लोग आए तो 27-28 साल का रहा हूँ। तीनों बुजुर्गों में, मेरे लिए तो बुजुर्ग हैं क्योंकि मैं बिल्कुल नया नया लड़का आया हुआ था और जो मनाया सो अपना लिखा करता था, ऐसा थोड़ा नहीं। उस समय मेरी रचनाएं धर्मियों और कादम्बरी और हिंदुस्तान सब में छपी थी। तो जब इनका स्नेह हमको मिला तो हमें तीनों लोगों का बरद हस्त भी मिला। और ये तीनों लोग लगाम थामे रहते थे मेरी। आप सोचता हूँ कभी तिवारी जी से कुछ सुनने को मिलता था कि ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसी कविता करो। कभी अवस्थी जी से मिलता था, कभी जीवन शुक्ल जी से मिलता था। ये मेरा परम सौभाग्य है। ये चतुर्थी, मतलब तिरई में मैं चतुर्थ पूछ गया, 4 हो गया। तो कन्नौज के साहित्य में, कन्नौज के हिंदी के लोगों में ये 4 ऋषि थे। मैं सबसे छोटा बालक के रूप में खड़ा था उनके साथ ही, लेकिन मेरा बहुत साथ दिया इन 4 ऋषियों में। जब तक मेरे विद्यालय में रहे, मैं तो बहुत बाद में रिटायर हुआ, 2011 में मैं रिटायर हुआ हूँ, लेकिन जब तक ये लोग अपने रिटायर काल तक रहे, मेरा साथ और मेरा सहयोग मुझे देते रहे।
और आपको एक दरमियान और बताऊं कि रमेश तिवारी जी का संबंध डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन से भी बहुत अच्छा था। वो हमारे कॉलेज के सेक्रेटरी थे। जी। तो टंडन जी भी बहुत मानते थे और मैं भी बहुत जाया करता था उनके पास। मुझे उनकी किताब लिखनी थी एक, उन्होंने 184 देशों की यात्रा करके आए थे। तो मैं सोच रहा था कि अगर डॉक्टर साहब की कोई किताब लिख जाए तो ये विदेशी यात्रियों के लिए बड़ी फायदेमंद होगी। तो मैंने कोशिश किया, तो डॉक्टर साहब से मुझे नजदीकी प्राप्त हुई। तो ये पता लगा कि तिवारी जी भी उनके बहुत नजदीक। तो मुझे और अच्छा लगा कि विद्यालय में वो चारों जो हैं, लगभग हमारा अंदाज है कि सब टंडन जी से बहुत जुड़े। मेरे जुड़ने के बाद फिर बात आई कि भाई हम लोगों ने एक संस्था बना थी, प्रगतिशील लेखक संघ। तो प्रगतिशील लेखक संघ से हमने आयोजन रखा कि मैं एकल पाठ कराऊंगा। तो सबसे पहले कभी मैंने चुना श्री रमेश तिवारी जी को। तिवारी जी ने एक एकल कविता पाठ किया। वो कविता गोष्ठी 2 घंटे चली जी। और आप समझिए कि उन्होंने कविता पाठ किया। उसके बाद मैंने वो लेख पूरा पढ़ा जी, और काफी चर्चा हुई। 2 घंटे आप समझिए किसी गोष्ठी में एक कवि के ऊपर चर्चा हो जाए, ये बड़ी बात है जी। आपको भी ऐसा ही एक आयोजन करना चाहिए मेरी राय से। मतलब ये न समझिए कि मैं इसका क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि उनके काव्य, तीनों काव्य संग्रहों को नए रूप में ला करके और उस पर एक चर्चा करें। जो साहित्यकार हों उन्हीं से चर्चा करें, पारिवारिक उसमें अलग करें। जब भी करें तो परिवार को उसमें कम जोड़ें, मेरी राय से। तो फिर ये लगेगा कि भाई रमेश तिवारी गाना तो परिवार तो गाएगा ही भाई। परिवार किसी मामा है, किसी मौसा है, किसी चाचा है, किसी ताऊ है, लेकिन साहित्यकार के लिए वो कवि है। इसलिए कवि के व्यक्तित्व को मेरा जहां तक है उभारना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने सबसे पहले, आप समझिए, प्रगतिशील लेखक संघ में मैंने एकल पाठ करा, जिसमें रमेश तिवारी की कविता सबसे पहले मैंने रखी। उसके बाद जीवन जी हुए, फिर और कवि हुए, मतलब जो साहित्य के स्तर के थे। मैंने मंच के कवियों को नहीं लिया, साहित्य के स्तर के जो कवि थे मैंने उनको लिया। तो एक काफी समय तक चला। उसके बाद ये टूट इसलिए गया कि कन्नौज में उस तरह के कवि नहीं थे, तो मैंने चर्चा भी बंद कर दी। उसके बाद दूसरा आयोजन, बहुत बड़ा आयोजन, डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन ने उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्वर्ण जयंती अधिवेशन किया। आप देखिए उसमें भी हम लोग सब जुड़े हैं चारों। डॉक्टर जीवन शुक्ल भी जुड़े हैं, डॉक्टर उदय अवस्थी भी जुड़े हैं, और रमेश तिवारी वीरान जी भी जुड़े हैं। मैं भी उसमें जुड़ा हूँ। तो डॉक्टर साहब अध्यक्ष है और मैं महामंत्री था उस समय। तो तिवारी जी को एक पाठ का जिम्मेदारी दी गई कवि सम्मेलन जी। और कवि सम्मेलन में आप समझिए उस जमाने में जो कार्यक्रम हुआ था, लगभग 400 साहित्यकार बिना किसी किराया के कन्नौज पधारे थे उस अधिवेशन। अद्भुत अद्भुत। पंडित श्रीनाथ चतुर्वेदी कार्यकारी अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के। उन्होंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया और डॉक्टर टंडन साहब ने उस अधिवेशन को यहाँ कन्नौज में किया। ये 50वां स्वर्ण जयंती अधिवेशन था। आप समझिए कन्नौज में भूतों न भविष्य प्रति आ रहा था। 400 साहित्यकार कन्नौज में उपस्थित हुए बिना किसी किराया के, बिना किसी साधन के लिए। ये कितनी बड़ी बात है कन्नौज के लिए। और वहां से पंडित श्रीनाथ चतुर्वेदी ने, शीला दीक्षित उस समय थी, और वो वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, ये सब लोग आए और बच्चा हुआ। उसमें भी रमेश तिवारी जी का और हमारा और अवधेश अवस्थी का, इन सबका पूरा सहयोग डॉक्टर साहब को था। जो साहित्यिक पक्ष था वो सब हम लोगों ने संभाल लिया। अब क्योंकि महामंत्री का तो थोड़ा जिम्मेदारी हमारी ज्यादा थी जी। उसमें पत्रिका भी निकली थी, चंद्रिका करके हम लोगों ने निकाला था, उसमें भी तिवारी जी की रचनाएं थी। तो मेरा कहने का मतलब था कि तिवारी जी का जो दूसरा व्यक्तित्व था, कविता के अतिरिक्त भी वह हम सब नयुकों के साथ बेहतरीन तरह से खड़े रहते थे। और खड़ा ये रहना नहीं, वो आदेश निर्देश भी चुपचाप कह देते थे, भैया ऐसा करो, भैया ऐसा करो। तो हम लोग करते थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग इनकार करते थे। कि उनकी जो साधना थी जी की, वो बहुत उच्चतम शिखर पर थी। इसीलिए मैंने पहली कभी उनकी लाइन पढ़ी आपके सामने, भक्ति मेरी अपनी है। देखिए कितना सुंदर भाव है ये। न तो हम राम बलभाम के कवर पर ये लाइन छपी है, भक्ति मेरी अपनी है जी। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक मनुष्य जो है उसका जो पारायण है वो भक्ति में है और किसी में नहीं जी। मैं शायद गलत कह रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा। नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल उससे सुंदर बात हो नहीं सकती सर। और मैं इसी मौके पे जो आप कह रहे हैं वो सबको दिखा भी दूं
तो आपका धन्यवाद आपको। लेकिन आप तो बता रहे थे कि भक्ति मेरी अपनी है। ये भक्ति का जो पहलू है वो मनुष्य का, जी जी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, मनुष्य मानवता का जो अंतिम रूप है वो भक्ति है। और उसके बाद उन्होंने क्या कितना साफ कर दिया कि अध्यात्म में पर निश्चित है, और अध्यात्म की मूर्ति जो है श्री राम है, किंतु समझ शक्ति भक्ति मेरी है, लेकिन शक्ति उस परम पिता की है जो आध्यात्मिक रूप से मेरे सामने प्रभु श्री राम। कितनी 3 लाइनों में इतना अध्यात्म और मनुष्यता की परम ताकता को उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शब्द ढूंढ रहा था, मुझे उन्होंने दिया था, लेकिन मेरे बहुत सारी पुस्तकें हैं तो उसमें ढूंढने में मुझे 2-3 दिन लग गए, लेकिन वो किताब नहीं मिली। तो हमने अपूर्वा से कहा था कि भैया शब्द भेड़ू का कुछ हिस्सा भेज दो, तो मैं मेरा मन है कि शब्द भेड़ू और उनका न तो हम राम बलराम, और तीसरी पुस्तक जो है उसका क्या नाम है, धरती के ईश्वर। धरती के ईश्वर। इन तीनों किताबों पर चर्चा अलग अलग करें। मतलब एक बार शब्द वेणु में जैसे आज कर दिया, तो अगले में धरती पर करें, और अगले में न तो हम राम बलराम करें। और एक और काम कर सकते हैं कि ये जो न तो हम राम बलराम है, इसकी नाट्य क्रिया नाटक इस पर हो सकता है। तो कोशिश करिए अभी धीरे धीरे कि नाट्य मंचन में अगर आ जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत श्रेष्ठ होगा। जरूर सर, जरूर ये प्रयास रहेगा। आध्यात्मिक संदर्भ में इस न तो हम राम बलराम जैसे आप इतना 3-4 लोग, ज्यादा पात्र नहीं इसमें, और लेकर के एक मंचन आप भूया करें जब उनका कार्यक्रम अच्छा हो, तब चाहे वो मतलब किसी विशिष्ट अवसर करें या शताब्दी के करने पर पड़े, जैसा भी आप लोगों को बन मने। तो ये अच्छा काम आपने किया है शब्द वेणु, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार देखिए, मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन तिवारी के साथ कानपुर अधिवेशन में गया, मैं फिर इलाहाबाद अधिवेशन में हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान गया जी। कुछ ऐसा उनका साथ रहा हमारा, तो मुझे लगता रहा कि ये निरंतर मेरे पिता की तरह, मेरे बड़े चाचा समझिए, ताऊ समझिए, कुछ भी समझिए, हिंदी साहित्य के रूप में मेरे सामने हैं। व्यक्तिगत मेरा कोई संबंध नहीं था, मैं उनके घर शायद बहुत कम ही गया हूँ। और अभी भी जब कार्यक्रम हुआ था कन्नौज महोत्सव ने, भाभी ने शिकायत की थी कि सुशील तुम तो आए नहीं, आते नहीं हो, लेकिन व्यक्तिगत मैं बहुत कम जुड़ पाया उससे। लेकिन उनकी शाब्दिक और उनकी साहित्यिक जो क्रिया थी उससे मैं निरंतर जुड़ा रहा, और मुझे आज भी बहुत प्रिय है, क्योंकि ये चर्चा करना बहुत कठिन काम है। हर मतलब आप समझिए, दोनों बेटे, एक बेटा तो उनका रहा नहीं, दूसरा बेटा बड़ा अंशुमान, ये दोनों बेटे मेरे पढ़ाए हुए हैं, आपको ताज्जुब होगा। ये अरसाद दोनों लिए थे, दोनों अरसाद पढ़ाए हुए क्या। और लेकिन इन लोगों ने कभी, जहां तक मैं सही हूं या गलत हूं नहीं कह सकता, पिता की तरफ ध्यान न दिया। और आज अपूर्वा ने उस प्रण को उठाया, तो मुझे लगता है कि महारथी के रूप में प्रकट हो गई। जैसे महामाया होती नहीं कि पिता के रोशन चिराग को और बड़ा अच्छा बना, वो आए वश में इतना तो मीर ने देखा, मगर चिरागों में रोशनी न रही। पूरे परिवार के सारे लोग बेकार हो गए, केवल एक चिराग ने रमेश तिवारी वीरान को लाके आज हम सबके समक्ष खड़ा कर दिया। ये क्या बड़ी बात नहीं है? आगे देखिए, उसके बाद फिर हमारे कॉलेज की जो मैगजीन थी कादम्बरी, जब तक वो रहे कादम्बरी में कॉलेज में, तब तक वो कादम्बरी के प्रधान संपादक रमेश तिवारी जी थे, और हम लोग सब अपनी रचनाएं देते थे और वो रचनाओं को संपादित भी करते। ये जो पक्ष है मेरा कॉलेज का, मैं वो बता रहा हूँ। और विशेषकर जो कन्नौज में हम लोगों ने कार्यक्रम किया, फिर उसके बाद चतुर्दश हर्षवर्धन शताब्दी समारोह हुआ, उसमें भी तिवारी जी संयोजक थे और मैं महामंत्री था और डॉक्टर टंडन साहब अध्यक्ष थे। उसके 2 दिन के उस अधिवेशन में बहुत काफी इतिहास, मैं समझता हूँ कि 15-20 सही इतिहासकार आए हुए थे, और उसमें कुछ 2 दिन तक पेपर भी पढ़ा गया। और उसके उपलक्ष्य में फिर बाबा गौरीशंकर मंदिर में एक मूर्ति लगाई गई हर्षवर्धन की, और 1400 वर्ष की याद में एक स्तंभ भी बनाया गया था। उसमें भी रमेश तिवारी कोषाध्यक्ष के रूप में थे। आप देखिए, एक कहाँ साहित्य, कहाँ अध्यापन, और कहाँ सामाजिक सेवा में कार्य करना। उनकी आध्यात्मिक भी सिद्धि सी थी, वो जो हमें तो ध्यान नहीं आ रहा है इसमें, कन्नौज में थे, शंकराचार्य जी वगैरह आया करते थे, तो उसमें भी वो संचालन करते थे। संचालक के रूप में हमारे यहाँ तिवारी से अच्छा कन्नौज नगर में कोई संचालन करने वाला नहीं था। कोई भी बड़ा कार्यक्रम कहीं भी हो,
अगर वो उनको सम्मान से बुलाता है तो वो नहीं करते थे, उसका संचालन भी वो जाके करते थे। जबकि वो आपसे बताएं कि वो निकलते बहुत कम थे, ऐसा मतलब उनका सोशल वर्क भी नहीं था समाज में कि ज्यादा पॉपुलर हो, लेकिन पॉपुलर बहुत थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी जो फट से बुलाए और कह दे कि तिवारी हमारा संचालन कर दियो, तिवारी दौड़े चले जाने, ऐसा नहीं था। बहुत गरिमापूर्ण मतलब संस्थाओं में जाते थे और उसका संचालन का कार्य भी रमेश तिवारी जी ने किया। और आपसे बताएं कि उनसे जैसा कर्मनिष्ठ, अध्यात्मनिष्ठ और राममय के रूप में आज भी कन्नौज में हमारा ख्याल है कि कोई नहीं। उनके जाने से हम लोग खड़ा बहुत। अवस्थी जी चले गए और उसके बाद रमेश तिवारी वीरान जी चले गए। अब हम 2 लोग बचे हैं, डॉक्टर जीवन शुक्ल और मैं, छोटा सा एक सिपाही। अब थोड़ा उम्र में ज्यादा हो गया हूँ तो अभी लोग से तो छोटा ही हूँ। अब ये समय आप समझिए 75 साल मेरा चल रहा है, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मैं हमने कमान आप ही के हाथ में है। मुझे आज पूरा में यहाँ बुलाया कन्नौज महोत्सव में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बताइए कम से कम एक लेखक की बेटी खड़ी तो हुई आके। हाँ नहीं, अपूर्वा उससे नाम बढ़ गया आगे। हाँ, का नाम आगे बढ़ गया। नहीं नहीं, अपूर्वा की हमने प्रशंसा की। ये आज वो न होती तो कार्यक्रम न होता। वो नहीं होती तो कार्यक्रम ही नहीं होता। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपका बहुत समय लिया। नहीं, बहुत अच्छा लगा। बताए मेरी यही कि तीनों किताबों पर अलग से, जैसा आप डॉक्टर जीवन शुक्ल जी ने कहा कि अलग अलग चर्चा करिए, अलग अलग दिनों में, तिथियों में, एक किताब पर एक दिन, एक किताब पर एक दिन, एक किताब पर एक दिन, और कोशिश करिए कि उन किताबों पर आधिकारिक लोग बोले। पारिवारिक लोग बोलेंगे तो उसका उतना महत्व नहीं होगा, लेकिन आधिकारिक जब लोग बोलेंगे, जैसे मैं पढ़ूं और पढ़ने के बाद जब इसमें वक्तव्य दूंगा तो इस किताब का महत्व बढ़ेगा। ये मेरी राय है, सुझाव है, आप जैसा उचित समझे, क्योंकि करना भी कठिन काम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपूर्वा को बहुत बहुत मैं श्रद्धा से नमन करता हूँ, बेटी है मेरी, और ऐसी बेटियां सबको तैयार होकर अपने पिता नाम बढ़ाए। बहुत आभार सुशील राकेश, डॉक्टर सुशील राकेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। और मैं अपने टीम से निवेदन करूंगा, कहीं से भी नॉइज प्लीज ना आए, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज बहुत ही आपको सजग रहना होगा, है ना। उससे क्या होता है, सबका ध्यान बढ़ जाता है। बच्चों, ये बात मैं दोबारा नहीं कहूंगा, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। जी, मैं निवेदन करूंगा। बाकी सभी साथियों के पास हम आते हैं, कार्यक्रम का एक प्रारूप है, हम आते हैं आपके पास। रुद्र शरण सीधी जी, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, हम आपके पास आते हैं। और मैं समझ रहा हूं, पर आपके यहाँ से जो ऑडियो है वो उसकी कुछ समस्या है, या तो किसी और फोन से आप लॉगिन करके देखिएगा। थोड़ा सा इतनी देर में इस समाधान को कर लें, इस वाले कनेक्शन पे बात नहीं हो पाएगी। जब भी आपका ऑडियो अनम्यूट होता है तो उसमें कुछ डिस्टरबेंस है। बाकी मैं आगे बात कर रहा हूं, आप देखिएगा, कुछ आपके साथ कोई युवा हो, वो थोड़ा इसका समाधान निकाल पाएंगे। तो हम आभारी हैं डॉक्टर सुशील राकेश के, जिन्होंने कन्नौज से जो हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने रमेश जी से जुड़े अपने संस्मरण हमसे साझा किए। बहुत धन्यवाद। और हम अपने फेसबुक के साथियों से ये एक छोटा सा अंतराल चाहेंगे, जिसमें कि हम कार्यक्रम के अगले हिस्से में आपसे दोबारा जोड़ते हैं। ये छोटा सा अंतराल हमें, हमारे लिए, हमारी टेक्निकल टीम के लिए जरूरी है, जो ये लाइव स्ट्रीमिंग हम रोकेंगे और दोबारा इसको शुरू करेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जूम पे जो साथी हैं वो जुड़े रहेंगे।